स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। ये DECE के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बना रही हूँ मैं। इसमें मैंने आप लोगों को DECE 1 के 17 चैप्टर चैनल के ऊपर डाल रखे हैं। ये आपका 18वां चैप्टर है। इसमें बच्चों में जो संज्ञानात्मक योग्यताएं होती हैं उनका विकास कैसे होता है, संज्ञानात्मक योग्यता और जो वो संकल्पनाएं बनाते हैं, यानी कि बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास होता है तो उसके आधार पर वो उनके अंदर कौन कौन सी योग्यताएं आती हैं और उनमें क्या उनके आधार पर वो कौन कौन सी कल्पनाएं संकल्पनाएं बनाते हैं, वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। यानी कि संज्ञानात्मक योग्यताओं और संकल्पनाओं का विकास। इस चैप्टर में हम बच्चों के प्रतीकात्मक विचार शक्ति, यानी कि किसी भी चीज़ को प्रतीक, किसी के चीज़ के बारे में, किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ से जोड़ के देख लेते हैं बच्चे, कुछ भी किसी भी रूप में, वो विचार शक्ति और फैंटेसी बनाना, बच्चे किस तरह से फैंटेसी बनाते हैं उसके बारे में। कुछ संज्ञानात्मक योग्यताएं व कौशल जो बच्चों के अंदर होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि क्रमबद्धता हो गया, वर्गीकरण, संरक्षण करना, मिलान करना। ये सारी की सारी जो बच्चों की विचार शक्तियाँ हैं ये संज्ञानात्मक योग्यताओं से ही आती है। ये इस हम चैप्टर में पढ़ेंगे। यथार्थ व जादुई विचार शक्ति क्या होती है ये हम जानेंगे इस चैप्टर में। और बच्चे संकल्पनाएं, संज्ञानात्मक संकल्पनाएं जब अर्जित करते हैं तो कौन कौन सी संकल्पनाएं अर्जित करते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद तर्क शक्ति संबंधित कौशल जो बच्चों के अंदर उभरते हैं वो भी बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के दौरान ही होते हैं, तो वो भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास जब होता है बच्चों का तो उसमें बच्चों में जो योग्यताएं आती है वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। हमने पहले जो चैप्टर थे उनमें बच्चों के जो संवेगी अवस्थाएं पढ़ी थी, बच्चों के जो संज्ञानात्मक विकास है उसमें कौन सी 4 अवस्थाएं थी? संवेगी क्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हमने पढ़ी थी बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के बारे में, जो कि पियाजे ने हमें बताया था। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि उस टाइम उसके अंदर बच्चों में जो संज्ञानात्मक विकास होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। इसमें चैप्टर में वही हमें पढ़ना है। जैसे जैसे आप पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से संबद्ध विचार शक्ति के बारे में पढ़ेंगे तो जान पाएंगे कि बाल विकास के क्षेत्र में इस अवस्था में अन्य अवस्थाओं की तुलना में अधिक दिलचस्प और आकर्षक क्यों कहा जाता है। यानी कि आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो टाइम है बच्चों का, ये अवस्था है, इसे और अवस्थाओं की तुलना में ज़्यादा आकर्षक और दिलचस्प क्यों माना जाता है। ये हम आगे इसका अध्ययन करेंगे तो हमें एहसास हो जाएगा। इस अवधि के दौरान बच्चों की कल्पना शक्ति उभर कर सामने आने लगती है और आसपास की वस्तु, लोगों, घर, पेड़, गली, चांद, सूरज, बादल हो गया, तारा, पानी, जो भी चीज़ है, जिस चीज़ को बच्चे जानते हैं उससे जुड़ी हुई वो संकल्पनाएं इस टाइम बनाने लग जाते हैं। अपने आसपास की हर चीज़ को वो ध्यान से देखते हैं और उसमें रुचि दिखाने लग जाते हैं और वो उससे संबंधित कार्य कारण को भी समझने लग जाते हैं। और उसके बाद कुछ कई बार ऐसे तर्कपूर्ण विचार बच्चे प्रस्तुत करते हैं कि हमें अचंभे में डाल देते हैं बच्चे कि अच्छा, बच्चे ऐसा भी सोच सकते हैं। जैसे कि एक बच्ची का उदाहरण दिया गया है इसमें कि एक 5 वर्ष की बच्ची है, कविता नाम है उसका, तो उसके बारे में एग्जाम्पल दिया गया है कि वो अपने गार्डन में मान लो खेल रही है तो वो एक डंडी से थोड़ी सी एक जगह पे खुदाई करने लग रही है। उसके पिताजी देख रहे हैं भाई खोद रही है। फिर उन्होंने उनसे उन्होंने पूछा बेटा आप क्या कर रहे हो और क्यों खोद रहे हो, कुछ भी। तो एक्चुअली अब नॉर्मल इंसान क्या सोचेगा कि बच्चा कहेगा कि भाई किसी चीज़ की वजह से कि मैं ये देखना चाहता हूँ, मुझे थोड़ी मिट्टी निकालनी है, मुझे इसके अंदर ये दबाना है, मुझे कुछ देना है, मुझे बीज डालना, कुछ भी ऐसा सा आंसर रहेगा नॉर्मल। लेकिन बच्ची ने क्या आंसर दिया कि मैं ये देख रही हूँ कि ये ज़मीन कहाँ तक जाएगी, मैं खोदती जाऊँगी, कहाँ तक जाती है खोद के, और मैं जब इसे खोदूँगी तो मैं कहाँ तक पहुँच जाऊँगी, मैं तो ये देख रही हूँ। अब ये मतलब बच्चे की इमेजिनेशन को ही दर्शाता है कि बच्ची कितना ही ज़मीन खोद पाएगी लेकिन उसकी सोच कहाँ तक पहुँच रही है। बच्ची खोद के चीज़ें ना पहुँचे लेकिन सोच उसकी कहाँ तक पहुँच रही है, ये हमें पता चलता है कि बच्चे की सोच कितनी तेज होती है।
चूंकि वयस्क संसार को भिन्न रूप में देखते हैं, यानी कि जो बड़े लोग होते हैं हम अलग तरह से सोचते हैं जिस चीज़ को देखते हैं उसके बारे में, और बच्चे अलग तरह से सोचते हैं। अतः उनको शालापूर्व बच्चों की तर्क शक्ति और स्पष्टीकरण रोचक लगता है। तथापि शालापूर्व बच्चे अपने तर्क शक्ति संबंधी कौशल व स्पष्टीकरणों के प्रति काफ़ी गंभीर होते हैं और उन पर विश्वास भी करते हैं। यानी कि हमें लगता है ना, हम उनके ऊपर कि हमें रोचक है कि बच्चा कैसे मजाक में बोल रहा है, बच्चा कितने मज़े से बोल रहा है, बच्चा कितना अच्छा बोल रहा है, हम ऐसे सोचते हैं। लेकिन बच्चा उस चीज़ को लेकर सीरियस हो रहा होता है। बच्चे को लगता है कि जो वो मान रहे हैं, जो वो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं वही सही है, और दूसरों के बारे में वो नहीं सोचते कि दूसरा बड़ा क्या सोच सकता है। वो सिर्फ अपनी सोच तक ही सीमित रहते हैं। जैसे जब कोई बालिका किसी वयस्क से पूछती है कि बारिश क्यों होती है, तो उनसे किसी वैज्ञानिक स्पष्टीकरण की आशा नहीं रहती। यानी कि वो ये नहीं मानते कि भाई पानी आता है, पानी ऊपर जाता है, पानी पहले भाप बन के जाता है, फिर बादलों में इकट्ठा होता है, फिर वो बारिश होती है। इस तरह से उसे नहीं चाहिए। उसे सिर्फ बारिश पूछना होता है कि क्यों होती है। उसे हम छोटा सा रीज़न भी दे के बता देंगे तो बच्ची मान लेती है कि हाँ ये इसीलिए होती है। जैसे कि संभवतः वह चाहती है कि वयस्क उसके विश्वास के अनुसार के, इनकी जो हम मानते हैं ना, मतलब जो बच्ची समझती है उस हिसाब से कह दे भगवान अपने कंधों पर पानी रखता है, थक जाता है, डाल देता है। कि ये चीज़ बच्चों, ये आंसर बच्चों को ज़्यादा अच्छा लगेगा, और ये वो बच्ची, छोटी बच्ची ऐसे ही उत्तर की उम्मीद करती है हमसे। शालापूर्व बच्चे अक्सर कई वस्तु और कारणों के बारे में स्वयं ही पता लगा लेते हैं और स्वयं ही स्पष्टीकरण भी दे देते हैं, और इतने विश्वास से कि वे उन जो स्पष्टीकरण उनको अभिव्यक्त भी करते हैं कि कई बार तो बड़े लोगों को ताज्जुब होता है कि अच्छा बच्चा इतना भी सोच सकता है, कि हमने कभी बच्चों को सिखाया नहीं। कभी बच्चों को जैसे रहता है ना, बच्चे छोटे बच्चे हैं, उनको हमें लगता है कि इस चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी, और बच्चा उस चीज़ के बारे में इतना बता देता है। तो कई बार ऐसे लगता है ना कि कैसे पता चला बच्चों को। तो ये बच्चों को सच में कोई मतलब सिखाता नहीं है, बच्चे अपने आप ही कारण के बारे में जानकारी, किसी भी चीज़ के बारे में कारण या उसके बारे में जानकारी अपने आप बच्चे ग्रहण करते जाते हैं। शालापूर्व बच्चों को समझने के लिए हमें उनकी विचार शक्ति के बारे में जानना होगा। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें बच्चे के, शालापूर्व बच्चे, उनकी विचार शक्ति के जो लक्षण होते हैं वो हमें इस चैप्टर में मिलेंगे। 13 से 36 माह के बच्चे और उस उम्र के जो बच्चे होते हैं वो अपने और अपने उम्र से बड़े बच्चे हैं, उनसे किस प्रकार भिन्न होते हैं, इस बारे में हमें पता चलेगा इस चैप्टर में। प्रतीकात्मक विचार शक्ति की योग्यता और फैंटेसी बच्चों की विचार शक्ति को किस प्रकार से प्रभावित कर देती है, ये है इस चैप्टर में। नेक्स्ट, शालापूर्व वर्षों में बच्चों द्वारा सीखे गए कुछ संज्ञानात्मक कौशल व योग्यता होते हैं, उसकी व्याख्या कर सकते हैं। शालापूर्व बच्चे हैं, उनके द्वारा अर्जित की गई कुछ संकल्पनाएं हैं, उनकी सूची बना पाएंगे और बता सकेंगे कि ये संकल्पनाएं होती हैं किस तरह से, किस चीज़ से प्रभावित होती है, यानी कि वो अपने आसपास के परिवेश से प्रभावित होती है, कैसे होती है वो हम इससे पता लगा सकते हैं। शालापूर्व बच्चों की तर्क शक्ति की योग्यता का उदाहरण भी हमें पता चल जाएगा इस चैप्टर के बाद। शालापूर्व बच्चों के साथ हुए अपने रोजाना के अनुभव जो है उनको इस चर्चा से संबद्ध कर पाएंगे, यानी कि हमने कभी देखा होगा बच्चों को, शालापूर्व बच्चों को, तो हम इस चैप्टर में जब पढ़ेंगे तो हम रिलेटेड कर पाएंगे कि है ना, हाँ भाई वो बच्चे भी ऐसे सोचते थे, हमारे घर में बच्चे वो भी ऐसे सोचते हैं, तो वो हम उससे जोड़ सकते हैं उस चीज़ से, और इसका इस्तेमाल करके हम उनके अनुरूप कोई खेल क्रियाओं का आयोजन भी कर पाएंगे, यानी कि संज्ञानात्मक विकास से संबंधित खेल क्रियाओं का आयोजन भी हम इसके बाद कर पाएंगे। अब सबसे पहले हम देखेंगे इस चैप्टर में प्रतीकात्मक विचार शक्ति और फैंटेसी, यानी कि किसी चीज़ के बारे में कोई प्रतीक बना के सोचना। आप सभी ने कभी ना कभी शालापूर्व बच्चों के साथ बातचीत करने या उनके साथ खेलने का अवसर जरूर मिला होगा। इन अंतःक्रियाओं से आपको अंदाजा हो गया होगा कि शालापूर्व बच्चे किस तरह का व्यवहार करते हैं। यदि आप 5-10 मिनट के लिए शालापूर्व बच्चों के बारे में सोचेंगे और उनकी संज्ञानात्मक योग्यताओं की सूची बनाएंगे तो उनकी विचार शक्ति की विशेषताओं के अध्ययन के लिए लाभप्रद रहेगा कि शालापूर्व बच्चे क्या कर सकते हैं। यदि आप शालापूर्व जो बच्चे होते हैं उनको 6 पेंसिल ला के देने को कहेंगे तो क्या वो 6 की 6 पेंसिल ही ला के देंगे, उतनी पेंसिल लाएंगे? क्या एक कविता को याद करके
जब हमें सुनाएंगे तो गा के पूरी की पूरी सुना सकते हैं या नहीं सुना सकते? क्या वे अनुदेश जो तो उनको याद करके उनका अनुसरण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? क्या उन्हें परिचित वस्तुओं के बारे में जानकारी है, या बिना किसी हैंडल वाली साइकिल का चित्र दिखाएंगे तो क्या बच्चे बता सकते हैं कि साइकिल पूरी नहीं है, इसमें हैंडल नहीं है? क्या वे कुछ नॉर्मल जो जानवर होते हैं डेली देखते हैं उनके बारे में अगर चित्र दिखाएंगे तो पहचान पाएंगे या नहीं पहचान पाएंगे? ये सब हम बच्चों के बारे में सोच सकते हैं। इन समस्त पहलुओं के बारे में नीचे दिए गए स्थान में लिखें। ये जैसे नीचे एक ये दिया गया है ना, यहाँ पे खाली जगह दी गई है, तो उनके बारे में लिखना है हमें। और आपको बच्चों को देखना है, वैसे ही बच्चे ऐसा करते समय, जैसे कि 2 ऐसे बच्चे याद रखें कि जो कि 2 साल से लेके 6 साल तक की आयु के बच्चे, यानी कि शालापूर्व बच्चे हों, यानी कि जो आपके आंगनबाड़ी जाते हों या फिर जो प्ले स्कूल में जाते हों, ऐसे ही बच्चे होने चाहिए। या इस आयु के बच्चों की विचार शक्ति में भिन्नता पाई जाती है। इस आयु वर्ग के बच्चों के कुछ सामान्य विचार शक्ति के अभिलक्षणों के कारण ही उनको शालापूर्व बच्चों की संज्ञा दी गई होती है। इस तथ्य को समझने के लिए उपर्युक्त अनुच्छेद में पूछे गए पेंसिल के उदाहरण को ही लें। यानी कि जो ऊपर दिया गया ना था कि पेंसिल बच्चों को बोलेंगे 6 पेंसिल लाओ, तो क्या 6 ही पेंसिल लाएंगे? जब एक 5 वर्ष की बालिका को 6 पेंसिल मंगवाते हैं तो संभव है वह 6 पेंसिल ला के देखे। हो सकता है ना कि उसे 6 संख्या ज्ञात हो, किंतु वह इसका अर्थ नहीं जानती है। अतः जब शालापूर्व बच्चों की संज्ञानात्मक योग्यताएं लिखे तो उसकी आयु भी अवश्य लिखे, क्योंकि प्रत्येक वर्ष के बच्चे की योग्यता एक दूसरे से भिन्न होगी। यानी कि हम 2 वर्ष का बच्चा है वो भी शालापूर्व है, 5 वर्ष का बच्चा, 6 वर्ष का बच्चा वो भी शालापूर्व है। अब सिंपल सी बात है, 2 वर्ष का बच्चा, 3 वर्ष का बच्चा है, 5-6 साल का बच्चा है, उनकी संज्ञानात्मक योग्यताओं में अंतर तो होगा ही होगा। अगर हम 6 साल के बच्चे किसी चीज़ के लिए कहेंगे तो वो मानेगा, वो कहना, वो उस चीज़ का शायद उसको पता हो सकता है, और जो छोटा बच्चा है उसको उस चीज़ के बारे में शायद ना पता हो, तो ये उसमें अंतर रहेगा। तो कभी भी इनके बारे में हम लिखें तो उनकी आयु अवश्य लिखनी चाहिए। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में जानकारी जैसे अगर हमें पता चल जाएगी तो उसके बारे में इसकी विचार शक्ति की, पूर्व संक्रियात्मक विचार जो अवस्था होती है, इसकी विचार शक्ति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं ये हम इसमें देखेंगे। इस अवस्था की विचार शक्ति जो होती है उसे संवेदी क्रियात्मक अवस्था की विचार शक्ति से किस प्रकार भिन्न है ये हम देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस भिन्नता का मूल कारण है प्रतीकात्मक रूप से सोच पाने की योग्यता, यानी कि बच्चे किसी भी चीज़ को प्रतीक के रूप में सोच पाते हैं, तो सोच पाने की योग्यता उनमें विकसित हो जाती है। बच्चे थोड़ा बड़े हो जाते हैं इस अवस्था में, जो कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ही उभरती है। प्रतीकात्मक रूप से सोच पाने के क्या फायदे होते हैं? प्रतीकात्मक रूप से सोचने के कारण जो बच्चे होते हैं, बालिका होती है, वो वस्तु व घटनाओं का मानसिक संकल्पन कर पाती है। यानी कि बच्चा दिमाग में प्रतीक बना लेती है उस चीज़ का, दिमाग में बच्चे उस चीज़ के बारे में सोच सकता है। यदि वस्तु अथवा घटना उसके सामने ना भी घटे तो भी वह मस्तिष्क में उसका चित्रण करके उसके बारे में सोच सकती है। यानी कि जो बच्ची होती है उसकी जानकारी केवल वस्तु के द्वारा ही सीमित नहीं है, बल्कि वह वस्तु को देख सकती है, सुन सकती है, बल्कि कल्पना भी कर सकती है उसके बारे में। उससे भी बच्ची उसके बारे में अनुमान लगा सकती है, यानी कि बच्ची अब ज़्यादा सोचने लग जाती है। वह योग्यता उसे और ज़्यादा जानकारी हासिल करने में मदद करती है। जैसे कि 4 वर्ष की बच्ची होती है, किसी मुरझाए हुए पौधे को देखकर ही कह सकती है कि इसको पानी नहीं मिला है। यानी कि एक तो वो देखेगी मिट्टी, उसके अंदर मिट्टी सूखी है तो देख के बताए। एक बच्ची को अगर कोई कहे कि पौधे में पानी डालना है, उसे पानी की ज़रूरत है, तो बच्ची को पता चले। एक बच्ची पौधे को मुरझाया हुआ देखेगी तो भी बच्ची सोच सकती है कि शायद इसको प्यास लगी है पौधे को, इसलिए ये उदास हो गया, इसलिए इसे पानी की ज़रूरत है। बच्ची इस तरह से संकल्पनाएं बनाने लग जाती है। इससे यह स्पष्ट है कि इस पौधे के मुरझाने के कारण से वह अवगत है। आपको शायद याद होगा कि किसी कारण का अनुमान लगाने की योग्यता संवेदी संक्रियात्मक अवस्था की छठी उप अवस्था से शुरू हो जाती है। इस अवस्था में यह योग्यता प्रारंभिक स्तर की होती है। शालापूर्व जब अवधि होती है तो बच्चे ज़्यादा जटिल
अलग प्रकार की यानी कि अलग अलग प्रकार की अधिक वस्तुओं के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। यानी कि पहले बच्चे लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन उस टाइम बच्चे कम अनुमान लगा पाते हैं, और जब शाला पूर्व उम्र में बच्चे आ जाते हैं तो वो ज़्यादा जटिल अनुमान भी लगा सकते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवधि में किसी बच्चे से हुई एक किसी अंतःक्रिया के बारे में लिखना चाहेंगे जो इस पहलू को प्रतिबिंबित करती है, तो आप लिख सकते हैं। भाषा और ड्राइंग सीखना प्रतीकात्मक विचार शक्ति की योग्यता के अन्य सूचक है। प्रतीकात्मक विचार शक्ति, बच्चे की भाषा सीखना और बच्चा जो ड्राइंग करता है उससे भी इसी चीज़ के बारे में पता चलता है। वास्तव में भाषा प्रतीकात्मक विचार शक्ति का वह साधन है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व व्यापक रूप से प्रयुक्त होता है। जन्म के बाद प्रथम वर्ष के आसपास बच्ची अपना पहला शब्द बोलना शुरू कर देती है और 1 से 2 वर्षों की अवधि में लगभग 100 से के आसपास शब्द सीख जाती है। 2 वर्ष की आयु में मानसिक संकल्पना और जो प्रतीकात्मक विचार शक्ति है पूरी तरह से विकसित स्थापित हो जाती है, तो बच्चे और तेजी से शब्द सीखना शुरू कर लेते हैं। इसके बाद है फैंटेसी। फैंटेसी प्रतीकात्मक शक्ति का ही प्रमाण है। पूर्व संक्रियात्मक विचार शक्ति को संवेदी क्रियात्मक विचार शक्ति से ये अलग कर देती है। शाला पूर्व बच्चों का संसार फैंटेसी से परिपूर्ण होता है और कल्पना शक्ति की यह प्रचुरता उसके परिकल्प खेल में भी प्रतिबिंबित होती है। यानी कि जो फैंटेसी होती है वो बच्चों के अंदर, जो शाला पूर्व बच्चे होते हैं वो अपनी पूरी दुनिया को फैंटेसी के अंतर्गत ही देख सकते हैं। बच्चे इस टाइम इतनी फैंटेसी करना सीख जाते हैं। फैंटेसी या कल्पना शक्ति एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम में कई बार आता है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। आप जानते हैं कि संवेदी क्रियात्मक अवधि में जो बच्चे होते हैं वो वस्तुओं को उठाकर पकड़कर जांच परख कर खेलते हैं। बंदर वाले खिलौने होते हैं उससे जुड़ी डोरी को खींच के चलाते हैं। ड्रम होता है उसे बजाते हैं, उसे आवाज़ किस तरह से आएगी उस तरह से बच्ची फिर उसको बजाती है। खेल के दौरान कल्पना का तत्व संवेदी क्रियात्मक अवधि के अंत में उभरता है। शाला पूर्व वर्षों के प्रारंभ में बच्ची जो होते हैं झूठ मूठ का खेल आमतौर पे बच्चों के खेल में देखने को मिलता है, यानी कि अभिनय का खेल बच्चे के खेल में देखने को मिलता है। जैसे जैसे बच्ची होती है उसकी कल्पना शक्ति बढ़ती है, वैसे वैसे खेल जो होते हैं झूठ मूठ के अभिनय खेल वो ज़्यादा विस्तृत होते जाते हैं। 2.5 वर्ष की जो बच्ची होती है इसे डंडी से खेलते हुए डंडी को ज़मीन पे घसीटना शुरू कर देती है। जब उसकी बहन पूछती है तो क्या है, तो कहती कुत्ते को सैर करा रही है, मतलब डंडी को वो कुत्ता समझ रही है और उसे घुमा रही है। ये फैंटेसी कर रही है, वो फैंटेसी के संसार में जी रही है। इसके विपरीत 4 वर्षीय पिंकू का परिकल्प खेल और भी व्यापक है। वह एक कागज में धागा बांधकर धागे को पकड़कर भागता है। झूठ मूठ ऐसा मानते कि तो कागज की चिड़िया है और चिड़िया उसका पीछा करे नहीं, जिसे वो भागती है और वो कागज के साथ जैसे जैसे वो उड़ेगी, चिड़िया जो कागज उड़ेगा तो कहेगी कि चिड़िया उड़ रही है और ये उड़ के मेरे पीछे पीछे भाग रही है। इसी झूठ मूठ के खेल के दौरान कभी वह एक पहाड़ी के पीछे छिपती है, कभी जमीन पर नीचे झुकने का अभिनय करती है ताकि चिड़िया से वह बच पाए, चिड़िया उस तक पहुंच ना पाए। इस खेल के दौरान अपनी भूमिका भी बदल देती है, यानी कभी खुद चिड़िया बन जाती है, कभी खुद कागज बन के कागज की चिड़िया को मान के खेलने लग जाती है। आपने शाला पूर्व बच्चों को कभी मम्मी पापा दादा दादी दुकानदार चौकीदारी इन सब का अभिनय करते हुए देखा? उन्हें घर घर जब बच्चे खेलते हैं ना, घर खेलते हैं तो ये बच्चे अपने आसपास के जो लोग होते हैं ना उनका अभिनय करते हैं। शाला पूर्व बच्चे अपने हमउम्र बच्चों वयस्कों को भी अपनी कल्पना से गढ़ी हुई कहानी या स्थिति का वर्णन सुनाते रहते हैं। अपनी कल्पना से कहानी बनाना परिकल्प खेल का दूसरा पहलू है। शायद आपने कुछ बच्चों को ऐसा करते हुए देखा भी होगा। यानी शालापुर जो बच्चे होते हैं वो पशु पक्षी छोटे बच्चों से संबंधित वर्णन ज़्यादा उनको पसंद आते हैं। जैसे एक 5 वर्ष का बच्चा है, वो उसने खुद से गढ़ी हुई कहानी सुनाई दोस्तों को। एक बताता है कि काल्पनिक हादसा कि मैं जंगल गया था तो वहाँ पे क्या शेर मिल गया था, फिर कैसे कैसे उनसे बात की, कैसे मैंने शेर के साथ लड़ाई की, शेर ने क्या कहा, मैंने क्या कहा, फिर मैं जीत गया, मैंने कैसे शेर को हराया। इस तरह से क्या बच्चा फैंटेसी बनाता है। तो वो कहानी सुना रहा है तो उसका दूसरा साथी यानी दूसरा बच्चा है वो तो कि भाई अच्छा तू इतना पावरफुल था, तूने शेर को हराया, तो वो अपना बताएगा कि मैं गया था तो मुझे तो
शेर मिला था वो तो और भी ज़्यादा पावरफुल था, और मैंने तो उसको 2 मिनट में हरा दिया था, मेरे को तो ज़्यादा लड़ना भी नहीं पड़ा। इस तरह से क्या कहानियाँ बच्चे फैंटेसी बताते हैं, इस तरह उनकी कहानियाँ जारी रही, दोनों सुनाते रहे, वो कुछ जोड़ के बताता रहा, वो कुछ जोड़ के बताता रहा, उनके वर्णन अधिक भयानक बनते रहे ताकि दूसरे एक दूसरे को शक्तिशाली बताते रहे, कि वो दिखाए कि मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, वो दिखाए कि मैंने शेर को जल्दी हराया, मैंने शेर को ज़्यादा मारा, ज़्यादा पीटा, मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ, यानी कि दोनों आपस में इस तरह से इसको बढ़ाते रहे फैंटेसी को। कुछ शालापूर्व बच्चे खेल के दौरान काल्पनिक साथी भी बना लेते हैं और उसकी निश्चित प्रतीति और चरित्र भी गढ़ लेते हैं। जरूरी नहीं कि खेल का साथी कोई जैसे लड़का या लड़की हो, बल्कि कोई पशु पक्षी कोई भी उनका साथी बना सकते हैं वो अपना। बच्चे प्राय अपने खेल में साथी से बातचीत करते हैं, लड़ते हैं, खेलते हैं, और बल्कि वो पास में होता नहीं है लेकिन फिर भी वो झूठ मूठ का दोस्त, कि हाँ मेरे दोस्त ने खाना खाया, खाना रहेंगे तो 2 जगह करेंगे, मेरा है मेरे फ्रेंड का है, भले कोई फ्रेंड हो या ना हो। तो इस तरह से भी बच्चे कल्पना गढ़ते हैं। जैसे इसमें दिया गया है एक एग्जाम्पल दिया गया है एक बच्चे के बारे में, कि शौकत है वो अपने दोस्त के काल्पनिक दोस्त के साथ खेल खेल रहा है। जब शौकत 3.5 साल का था तो उसकी माँ कभी कभी उसे अपने आप से बात करते देखती थी। 3-4 दफ़ा ऐसा करने के बाद एक बार उसकी माँ ने पूछ लिया, तो उसने बताया कि मैं किससे बात कर रहे हो, तो उसने कहा मेरे मित्र से। किस मित्र से? मतलब मेरा दोस्त है गोविंद। माँ कोई नहीं था, तो कहा कहाँ है वो? मेरे साथ खेल तो रहा है। माँ समझ गई कि अभिनय कर रहा है, झूठ मूठ का, उसका दोस्त है, कहाँ रहता है। उसने शौकत ने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा यहाँ। इसके पश्चात खाना खाते खाते शौकत ऐसे करता कि मानो जो उसका दोस्त था वो उसके सामने ही बैठा, उसे एक टुकड़ा दे देता, फिर थोड़ी देर उसी टुकड़े को खुद खा लेता। इस तरह से क्या बच्चा जो शौकत है वो अपना झूठ मूठ का दोस्त है, वो बना रखा है उन्होंने, और उसी दोस्त को वो अपने आसपास महसूस भी करता है। इस तरह से वो फैंटेसी बना रहा है, इस तरह से वो उसकी प्रतीकात्मक शक्ति बढ़ रही है। खेलता है तो गेंद से खेल रहा है, एक बार खुद डालता है, फिर दूसरी बार जाएगा, दूसरी साइड खुद खड़ा हो जाएगा, फिर कहेगा मेरा दोस्त है, अब मेरा दोस्त डालेगा, फिर खुद ही बॉल डालता है। इस तरह से बच्चा खेलता है। कभी कभी बच्चे परिकल्प खेल में इतना लीन हो जाते हैं कि वे भूल जाते हैं कि ये कल्पना है या वास्तविकता है। उस चीज़ को क्या वास्तविक समझने लग जाते हैं। एक दिन जब शौकत की माँ अपनी सहेली के घर गई तो उसे साथ ले गई। उनकी सहेली जो शौकत के काल्पनिक साथी से परिचित थी, शौकत से पूछने लगी कि गोविंद कहाँ है। इस पर शौकत बोला वह तो सो रहा है। उस समय उस घर पर अन्य कई मेहमान भी थे और शोरगुल भी था। अतः थोड़ी देर बाद शौकत ने घर वापस जाने की जिद की और कहा कि चलो चलो माँ चलो, घर पे क्या है, मेरा दोस्त अकेला है और वो जग जाएगा। यानी कि वो मतलब बाहर आया हुआ है लेकिन वो मान नहीं रहा है कि वो दोस्त झूठ मूठ का सच का है, और वो माँ के साथ जिद भी करने लग जाता है। यानी कि ये चीज़ एक तरह से बढ़ भी जाती है। अभिनय खेल मजेदार होने के साथ साथ बच्चों की निराशा, डर और संघर्ष की भावनाओं से निपटने में भी सहायक होते हैं। जैसे प्रथम खंड में हमने पढ़ा कि एक दोस्त राजा अपने मित्र की बेल्ट से खिलौने के घोड़े को पीट के अपना क्रोध निकाल रहा है। एक अन्य बालिका जिसे अपनी माँ ने एक दिन कमरे में बंद कर दिया था, वह अपने खिलौने वाले बंदर को एक कोने में बिठाकर अन्य खिलौनों के साथ खेलती है। यानी उसे बोल देती है, उसे पनिशमेंट दे देती है और खुद खेलती है। खेल खेल के बीच में वह खिलौने वाले बंदर को देखती है और कहती है वहीं बैठो, तुमने प्लेट तोड़ी थी ना इसलिए। यानी कि वो अपने मन के अंदर, जो बच्चे के अंदर मन के अंदर भावनाएं होती है ना, उसे भी व्यक्त कर देते हैं बच्चे काल्पनिक खेलों में। हम जब हम बच्चों को खेलते हुए देखते हैं तो देखते हैं कि जो खेल है उसके दौरान उनकी क्रिया व दृश्य होते हैं, उनका अभिनय करते हुए देखेंगे तो हम पाएंगे कि वो उसी चीज को दोहरा रहे हैं जो वो बड़े लोगों को करते हुए देखते हैं, यानी कि उसी का अनुकरण करते हैं। बच्चों में जो कुछ संज्ञानात्मक योग्यताएं पाई जाती है, कौशल पाए जाते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? वे कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं या कौशल है जो कि बच्चे शाला पूर्व वर्षों में सीखते हैं, विकसित करते हैं? वे किस प्रकार से बच्चों के लिए उपयोगी होती हैं? इन पहलुओं के बारे में जानकारी का प्रमुख स्रोत है पियाजे के बच्चों के साथ किए गए प्रयोग। यानी कि जो बाल वैज्ञानिक थे जिन्होंने बच्चों के ऊपर अध्ययन किया था, जो जीन पियाजे थे, उनके जो अध्ययन थे उनके आधार पर हम ये संज्ञानात्मक योग्यताएं व कौशल को समझ सकते हैं। पियाजे के बच्चों के साथ किए गए प्रयोग, यानी पियाजे ने जो प्रयोग किए थे वो और उसके बाद भी प्रयोग किए गए थे, तो दोनों के परिणाम भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन मेन रूप से हमें क्या पियाजे के अध्ययन के बारे में ही पढ़ाया जाता है बच्चों के बारे में।
इस भाग में हम शालापूर्व बच्चों की विचार शक्ति की प्रमुख विशेषताओं को पहले पीएजे के नज़रिए से समझेंगे और फिर उसके बाद फिर तत्कालीन जो शोधकर्ता होते हैं उनके नज़रिए से देखेंगे। इस प्रकार हम पता लगा पाएंगे कि शालापूर्व वर्षों में प्रत्येक संज्ञानात्मक योग्यता किस प्रकार से विकसित होती है। और इन कौशलों व योग्यताओं के बारे में जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। संकल्पनाओं का अर्जन इन्हीं कौशलों के ऊपर निर्भर करता है। जैसे जैसे हम इस पाठ को पढ़ेंगे वैसे इन कौशलों के बीच में, एक कौशल और संकल्पनाएं होते हैं, उनके बीच में हम संबद्धता को जान पाएंगे। बच्चों में जो संकल्पनाएं होती हैं, संज्ञानात्मक योग्यता कौशल होता है, पहला है दूसरों के परिप्रेक्ष्य से देखना, यानी कि दूसरों के नजरिए से देख पाना। जो ये बच्चों से संबंधित हमसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इस योग्यता के बारे में। अब इस योग्यता का नाम है, दूसरों के परिप्रेक्ष्य से देख पाने की योग्यता का नाम है अहम केंद्रिकता। तो आप इसमें ब्रैकेट में अहम केंद्रिकता भी लिख सकते हैं, यानी कि बच्चों दूसरों के परिप्रेक्ष्य में से देख पाना, इसे अहम केंद्रिकता कहा जाता है। दूसरों के नजरिए यानी परिप्रेक्ष्य से चीज़ों को देख पाना एक महत्वपूर्ण योग्यता होती है और यह हमारे अधिकांश सामाजिक अंतःक्रियाओं का आधार होती है। यानी कि हम दूसरों के अनुसार अगर किसी चीज़ को देखेंगे तभी तो हम दूसरों से अपनी चीज़ें बातें समझा पाएंगे किसी को, या फिर हम उनके विचार जान पाएंगे। यदि हम दूसरों के नज़रिए से नहीं देख पाते तो हम यह नहीं समझ पाएंगे कि दूसरे क्या सोच है, महसूस कर पा रहे हैं, और इस तरह से अर्थपूर्ण विचार विनिमय संभव नहीं हो पाएगा। पियाजे ने बच्चों में इस योग्यता के विकास का पता लगाया था। उन्होंने बताया कि शालापूर्व बच्चे चीज़ों को पूर्णतः अपने ही परिप्रेक्ष्य से देखते हैं, यानी कि दूसरों के नज़रिए से नहीं देखते, वे अपने ही हिसाब से चीज़ों को देखते हैं और अपने ही विचारों के संबंध में सोचते हैं। वे महसूस करते हैं कि दूसरे लोग उन्हीं की भांति देखते हैं, समझते व घटनाएं क्रियाओं को व्याख्यायित करते हैं। वे मानते हैं कि दूसरे भी उन्हीं की भांति वस्तुओं को देखते हैं, महसूस करते हैं और सुन सकते हैं, और जो वे कर सकते हैं दूसरे भी उसे करने में समर्थ हैं। अगर वे अप्रसन्न हैं तो दूसरे भी अप्रसन्न ही होंगे, ऐसा ही महसूस कर रहे होंगे। यदि उन्हें आंखें बंद करने पे कुछ नहीं दिख रहा होता तो वे सोचते हैं कि कमरे में जो भी लोग हैं उन्हें भी कुछ नहीं दिख रहा होगा, भले उनकी आंख बंद हो या खुली हो। पियाजे ने बालिका की इस विचार शक्ति के इस गुण को अहम केंद्रिकता की संज्ञा दी है। उनका कहना है कि शालापूर्व बच्चे यह नहीं समझते कि दूसरा व्यक्ति उसी वस्तु को अलग तरीके से देख सकता होता है और भिन्न निष्कर्ष पर पहुंच सकता है। अहम केंद्रिकता भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक होती है, तो इसे भी ध्यान से आप पढ़िएगा। अगर आपके पास बुक है तो प्लीज़ इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस परिप्रेक्ष्य के ऊपर पियाजे ने कैसे प्रयोग किया था वो देखेंगे। परिप्रेक्ष्य के संबंध में अपने विचारों को अधिक स्पष्ट करने के लिए पियाजे ने क्या एक एग्जाम्पल दिया है और उन्होंने एक प्रयोग किया था। 4 से 11 वर्ष के बच्चों के साथ प्रयोग किए थे। इस प्रयोग में उन्होंने अलग अलग रंगों और ऊंचाइयों के तीन जो पर्वत होते हैं उनके त्रिआयामी मॉडल, यानी कि 3 पर्वत रख दिए और 3 तरफ से अलग अलग दिख रहे होते हैं, ऐसे एक मॉडल को मेज पर रखा और उसके चारों तरफ कुर्सियां रख दी। बालिका को मेज के चारों ओर घूमने और प्रत्येक तरफ अलग अलग आयाम से पर्वत को देखने को कहा। तत्पश्चात बालिका को एक कुर्सी के ऊपर बैठने को कहा गया और दूसरी कुर्सी के ऊपर एक लकड़ी की गुड़िया रख दी गई। इसके बाद बालिका को 10 वे फोटो दिखाए जिनमें से इसी मॉडल के अलग अलग तरफ से चित्र लिए गए थे। बालिका को उस चित्र को उठाने को कहा जो उसकी तरफ से पर्वत में दिखता होता, पर्वत का दृश्य दर्शाता था। शालापूर्व जो बच्चे होते हैं उनमें से अधिकांश बच्चे ने इसे आराम से कर लिया, अर्थात वे बता सकते थे कि उनके पक्ष से पर्वत कैसा दिखता है। फिर बालिका को उस चित्र को उठाने को कहा कि जो बताता हो कि वो गुड़िया, जैसे गुड़िया की तरफ से वो जो पर्वत होता है कैसा दिख रहा है। यह वह स्थिति होती है जहाँ बच्चों में भिन्नता दिखाई देती है, यानी अपनी तरफ से तो सभी बच्चे बता देते हैं, लेकिन इन बच्चों में क्या 11 वर्ष तक के बच्चों में अलग अलग आयु के बच्चे थे, तो उनमें किसी बच्चे ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, तो ये भिन्नता उन बच्चों में देखने को मिलती है। बहुत छोटे बच्चे, शालापूर्व बच्चे सोचते हैं कि कोई भी चित्र उठा सकते हैं बच्चे, यानी कि उनको नहीं पता होता, वो सोचते भी नहीं है। थोड़े बड़े बच्चे होते हैं लगभग 5 वर्ष के, उस चित्र को उठाते हैं जो वह चित्र दिखाता है जो उन्हें नजर आ रहा हो, यानी कि मुझे खुद को नजर आ रहा है ना, मैं बच्चा होता है मुझे खुद को नजर आ रहा था, मैं सोचूंगा सामने वाले गुड़िया को भी वही दिख रहा होगा, तो वो चित्र उठाते हैं 5 वर्ष के बच्चे। वो चित्र
जो उन्हें दिख रहा होता है, ना कि गुड़िया को नजर आ रहा होता है। इससे यह पता चलता है कि बच्चे यह समझने लगते हैं कि गुड़िया की जगह से देखने से पर्वत का दृश्य वैसा ही होगा जैसे उनकी जगह से देखने पे लग रहा है। 6 और 7 वर्ष के बच्चे होते होते बच्चे समझने लग जाते हैं कि गुड़िया की स्थिति से देखने से पर्वत का दृश्य भिन्न नजर आना चाहिए। ऐसा सोचने के बावजूद वे सही चित्र नहीं उठा पाते, नहीं सोचने तो लग जाते हैं कि अलग दिखना तो चाहिए, लेकिन कैसा दिखना चाहिए वो नहीं सोच पाते हैं। वे अंदाज से बता देते हैं। पहले एक चित्र उठाते हैं, फिर कोई दूसरा, यानी कि वो अंदाजा लगाने लग जाते हैं, लेकिन कंफर्म नहीं बता पाते। 9 वर्ष की आयु के होते होते सभी बच्चे सही चित्र उठाने में समर्थ हो जाते हैं। पिएजे के विचार में बालिका इस कार्य को सही तरह से करने में तभी समर्थ होगी जब वह उसे यह बोध होने लगेगा कि दूसरों के परिप्रेक्ष्य से चीज़ें अलग हो सकती हैं। इसके लिए बालिका ने दूसरों के नज़रिए से देख पाने की योग्यता भी बच्चों में होनी जरूर चाहिए। हाल ही में हुए शोध, यानी कि ये तो पिएजे ने प्रयोग किया था, अब ये हाल ही में क्या इसके अंदर शोध हुए हैं। हाल ही के शोधकर्ताओं को अध्ययनों द्वारा विदित हुआ है कि उपयुक्त प्रयोग का सही उत्तर देने में शालापूर्व बच्चों के असमर्थता का कारण है प्रयोग का काफ़ी पेचीदा होना, यानी प्रयोग को थोड़ा कठिन बना दिया जाता है ना, इसलिए बच्चों को परेशानी होती है। इसके अतिरिक्त यह प्रयोग बच्चों को अपने दैनिक जीवन के अनुभव से काफ़ी हटकर भी है। शोधकर्ताओं का कहना है कि उनके दैनिक जीवन में कई उदाहरण हैं जो शायद वो बता सकते हैं, शालापूर्व बच्चे, छोटे बच्चे भी बता सकते हैं कि कैसा दिखता है, कि दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है। जैसे कि पिछले खंड में पढ़ा था कि कुछ 2-3 वर्ष के बच्चे समानुभूति दर्शाते हैं। इसका अभिप्राय यह हुआ कि दूसरों के परिप्रेक्ष्य से घटनाओं को देख पाने में समर्थ होते हैं और समझते हैं कि दूसरा व्यक्ति क्या महसूस कर रहा होता है। एक 4-5 वर्षीय बालिका जो होती है वो किसी शिशु के साथ बातचीत करते हुए छोटे या सरल वाक्यों का प्रयोग करना, शिशु भाषा का इस्तेमाल करना इस बात को दर्शाता है कि जानते हैं कि छोटे बच्चे जटिल लंबे शब्दों को नहीं समझ पाएंगे, यानी तो वो समझ सकती है कि भाई छोटे बच्चे नहीं समझ पाएंगे, नहीं कि वो दूसरों के नज़रियों को समझ रही होती है। यह भी पाया गया है कि जब प्रयोगात्मक स्थिति का यथार्थ जीवन के अनुभवों से कुछ हद तक संबंध हो जाता है तो दूसरों के परिप्रेक्ष्य से देखने की शालापूर्व बच्चों की योग्यता प्रमाणित हो जाती है। हाल ही में हुए इन शोधों में से एक शोधकर्ता ने शालापूर्व बच्चों को 2 पुलिस वालों और एक गुड़िया का मॉडल दिखाया। बच्चों को यह बताया कि गुड़िया ने तो कुछ तो गलत काम कर दिया और उसे मॉडल में दिखाई गई दीवार के पीछे के कमरे में छिपाना है। इस कार्य में भी पर्वत वाले प्रयोग की तरह शालापूर्व बच्चों की स्थिति की कल्पना के दूसरी यानी गुड़िया के परिप्रेक्ष्य से करनी थी। बच्चों को कल्पना के द्वारा स्वयं को गुड़िया की जगह मानकर ऐसी जगह ढूंढनी थी कि जहाँ पे वे छिपे और पुलिस उन्हें ढूंढ ना पाए। अधिकांश शालापूर्व बच्चे गुड़िया को सफलता के साथ छिपा पाए। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बच्चे प्राय ऐसे काम कर सकते हैं और उनके लिए जो कि उनके लिए वर्जित होते हैं और ऐसी स्थिति से निपटने के उनको तरीके भी आते हैं, अतः वे इस प्रयोग में सफल रहे थे। यहाँ पे इस प्रयोग का एग्जाम्पल दिया गया है। एक अन्य प्रयोग में शोधकर्ताओं ने एक कार्ड लिया जिसमें एक तरफ कुत्ते की तस्वीर थी, दूसरी तरफ बिल्ली की थी। शालापूर्व बच्चों को कार्ड के दोनों पास से पहले उन्होंने दिखाए थे। इसके पश्चात शोधकर्ता ने उस कार्ड को बच्चे को और अपने बीच सीधा पकड़ लिया ताकि वह एक जानवर देख पाए और शोधकर्ता को दूसरा जानवर दिखे। जब शोधकर्ता ने बच्चे से पूछा कि उन्हें कौन सा जानवर दिख रहा है तो बच्चे ने सही जवाब दिया। अब उन्होंने उस प्रयोग को थोड़ा मुश्किल बना दिया और शोधकर्ता व बच्चों दोनों से एक ही जानवर के भिन्न भिन्न कोणों से देखे तो शालापूर्व बच्चे यह कल्पना करने में कठिनाई महसूस कर सकते कि शोधकर्ता अलग दृश्य देख रही है। ऐसा नहीं है कि पिएजे के बाद हुए सभी शोधों में पिएजे ने इस सिद्धांत, जो पिएजे का सिद्धांत है, इसको शालापूर्व बच्चे अहम केंद्रित होते हैं गलत बताया है। अन्य शोधों से पता चला है कि शालापूर्व बच्चे अपने परिप्रेक्ष्य से देखने और समझने में सीमित होते हैं, यानी कि बच्चों में होती है लेकिन एक सीमित मात्रा तक होती है। जब उनसे एक चित्र को अपने सामने खड़े होकर शोधकर्ता को दिखाने को कहा गया तो बच्चों ने उस चित्र को इस प्रकार पकड़ा कि जिससे वे उस चित्र को देख सके, न कि शोधकर्ता। जब उनसे अपने नाखून दिखाने कहा गया तो उन्होंने अपने दोनों हाथों को सीधा उठाकर हथेली वाले भाग को शोधकर्ता की तरफ किया और बाहर नाखून वाले भाग को अपनी तरफ करके नाखून दिखा दिए कि भाई देख लो नाखून। तो इन चीज़ों से पता चलता है कि जो पिएजे ने कहा था वो बात भी सच है। तो यह विरोधात्मक प्रमाण हमें शालापूर्व बच्चों की दूसरों के नज़रिए से देख पाने की योग्यता के बारे में बताते होते हैं। निर्णायक विश्लेषण से हम कह सकते हैं कि शालापूर्व वर्षों में बच्चे जो होते हैं उनमें दूसरों के परिप्रेक्ष्य से देख पाने की योग्यता
जो होती है वो न देख पाने की योग्यता, ये क्या है, देख पाने या न देख पाने की योग्यता होती है, स्थितियों के ऊपर निर्भर करती है, बच्चों की उम्र पे भी निर्भर करती है। इसमें व्यक्तिगत भिन्नताएं भी होती है। ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि शालापूर्व बच्चे पूरी रूप से अहम केंद्रित होते हैं। वे दूसरों के परिप्रेक्ष्य में कुछ थोड़ी बात समझते होते हैं, परंतु बड़े बच्चे जो होते हैं वो छोटे की अपेक्षा ज़्यादा समझते हैं इस चीज़ को। यहाँ पे अहम केंद्रितता होगा। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं कि इन प्रश्नों को पढ़ना है। प्रत्येक कथन पूरा नहीं है, कुछ कथन दिए गए हैं वो पूरे नहीं है, यानी कि हमें उन कथन को जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से देख के बताना है, सही जो उत्तर है वो बताना है। वह संज्ञानात्मक योग्यता जो पूर्व संक्रियात्मक अवधि को दर्शाती है, तो इसमें से वो कौन सी है, वो है प्रतीकात्मक रूप से सोच पाने की योग्यता है। जैसे बच्चे प्रतीकात्मक रूप से सोच पाते हैं तो वो बच्चे की पूर्व संक्रियात्मक अवधि को दर्शाती है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन रहेगा। परिकल्प खेल क्या होते हैं, बच्चे क्या होते हैं, परिकल्पनाएं बना के खेलते हैं ना, वैसे। तो परिकल्प खेल जो होते हैं वो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ये खेल ज़्यादा जटिल और विस्तृत होते जाते हैं। परिकल्प खेल खेलना, ड्राइंग और भाषाई विकास, ये तीनों कौन सी योग्यताएं होती है, ये बच्चे की प्रतीकात्मक विचार शक्ति की योग्यताएं होती है। बच्चे प्रतीकात्मक विचार शक्ति के द्वारा ही बच्चे परिकल्प खेल खेलते हैं, ड्राइंग करते हैं और भाषाई विकास होता है बच्चों का। अहम केंद्रित विचार शक्ति से क्या तात्पर्य होता है। अहम केंद्रित विचार शक्ति का मतलब होता है चीज़ों को पूर्णतः अपने ही परिप्रेक्ष्य और अपनी मनोवृत्ति के संदर्भ में देखना, ये बच्चों में अहम केंद्रित विचार शक्ति होती है। शाला पूर्व बच्चे कैसे होते हैं हमें ये बताना है। तो इसमें गै ऑप्शन रहेगा कि कभी कभी वे दूसरे के परिप्रेक्ष्य से देख लेते हैं और कभी कभी अधिकांश स्थितियों में उनके विचार शक्ति अहम केंद्रित होती है, यानी कि पूर्ण रूप से अहम केंद्रित होते हैं वैसे भी नहीं होते और बिल्कुल भी अहम केंद्रित नहीं होते वो ऐसा भी नहीं होता, यानी कि कभी कभी वे दूसरे के परिप्रेक्ष्य को समझ सकते हैं और ज़्यादातर वो उनकी विचार शक्ति अहम केंद्रित ही होती है। तो यहाँ पे ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में इस चैप्टर का बाकी जो बचा हुआ है वो पढ़ेंगे हम। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ।